हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। ये जो आपका पार्ट है आंसू जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, जो इसमें जो इंग्लिश रूपांतरण है इसका द गार्डन ऑफ लॉनलेस है। तो इसका मैं हिंदी पार्ट करा रही हूँ। पहले ही मैंने 25 देखिए इसमें 126 अंश हैं, तो मैंने 25 कल करा दिए थे। ये आपका सेकेंड पार्ट है, इसके वो हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तमचुड़ बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। बिजली माला पहने फिर मुस्क्याता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रंस बूंद हमारे मन में। अब देखिए इसमें कह रहा है कि यहाँ कविता एक गहरे भावनात्मक और प्राकृतिक चित्रण से भरी हुई है। इसमें कवि ने इसमें प्रलयकारी घटाओं के आने का दृश्य खींचा है, जो उसकी कुटिया को घेर लेती हैं और अंधकार को और भी गहरा कर देती हैं। परंतु इसी अंधकार और तूफानी माहौल के बीच बिजली की चमक और वर्षा की बूंदें एक अलग ही सौंदर्य और संवेदना पैदा करती हैं। अब इसमें देखिए कि जो आपकी लाइन है, लाइन वाइज में करा देती हूँ कि घिर जाती प्रलय घटाए कुटिया पर आकर मेरी। इसमें कवि कहता है कि अचानक बहुत घनी डरावनी विनाशकारी घटाएं यानी कि काले बादल उसकी झोपड़ी के ऊपर आकर छा जाती हैं। ये बादल इतने गहरे और भारी हैं जैसे कोई प्रलय या कोई विनाश का कहते हैं कि विनाश आने वाला हो, वैसा कोई संकेत है। वातावरण जो है वो डरावना हो जाता है। तमचूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। इसमें आगे लाइन में कहते हैं कभी कि ऐसा लगता था जैसे अंधकार काले कणों की तरह पिघल कर झोपड़ी पर बरस रहा हो। यह अंधकार इतना गहरा था कि चारों ओर से भी ज्यादा अंधेरा छा जाता, प्रकृति जैसे भयावह यानी भयानक रूप ले लेती है। आगे कहते हैं कि बिजली माला पहने फिर मुस्क्याता था आंगन में। अचानक कड़कती बिजली आंगन में इस तरह चमकती थी जैसे उसने माला पहन रखी हो। एकदम से जब अचानक बिजली कड़कती है तो एकदम एक रोशनी सी होती है, तो उनको लगता है जैसे उन्होंने उस रोशनी को उस जो वहाँ पे बिजली चमक रही है उसको उन्होंने एक माला का रूप दिया है। ठीक है, वह हंस रही हो मुस्कुरा रही हो। यह दृश्य डरावना होने के साथ साथ सुंदर भी होता है। हम बारिश की को इंजॉय करते हैं, बिजली चमकती थोड़ा डरते हैं, लेकिन वो हम थोड़ा सा उसको देख के इंजॉय करते हैं। तो वही बताया गया कि प्रकृति का एक अनोखा सौंदर्य जो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आपका कि हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। इस पंक्ति में कभी एक रहस्यपूर्ण सवाल करता है। जब बाहर बारिश होती है, बिजली चमकती है और अंधकार फैलता है, तब मन में ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई रस की बूंदें या कोई मतलब आनंद, प्रेम या शीतलता हमारे मन में छप जाती है या हमें वो महसूस होती है। ये आत्मिक अनुभूति है, मानो कोई अदृश्य शक्ति कवि के मन के भीतर रस से भर देती है। तो कवि ने उस सौंदर्य की और जो वातावरण है उसकी कल्पना करते हुए उन्होंने उसका जो सुंदरता को उन्होंने क्या किया है अपने कविता में पिरोया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है कि तुम सत्य रहे चीर सुंदर, तुम सत्य रहे चीर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग में। यहाँ कविता गहरी आध्यात्मिक अनुभूति और भावनात्मक समर्पण से भरी हुई है। इसमें कवि ने तुम यानी कि जो ईश्वर है, आदर्श प्रेम है, उनके बारे में निष्ठा प्रेम प्रकट किया है। ठीक है, तुम सत्य रहे चीर सुंदर। कवि कहता है कि तुम यानी यहाँ कोई दिव्य शक्ति हो सकती है, आदर्श सत्ता हो सकती है, यानी कोई भी एक कर्तव्य किसी इंसान को याद करके या कोई काम को याद करके उन्होंने बोला है कि हमेशा सत्य और सुंदर रहे हो। समय बदलता गया, परिस्थितियाँ बदली, पर तुम कभी नहीं बदले, सदा सत्य और सदा सुंदर रहे। मेरे इस मिथ्या जग में यानी कि मेरे इस झूठे संसार में, भले ही सारा संसार झूठा है लेकिन तुम क्या हो, सत्य हो। इसके विपरीत तुम शाश्वत हो और सत्य हो। ठीक है, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। आगे उस कहते हैं कि इस झूठे संसार में केवल तुम ही मेरे सच्चे जीवन साथी थे, जो मुझे कल्याण के रास्ते पर ले गए, मुझे सही मार्ग दिखाते रहे। तुम्हारे साथ ही मेरा जीवन सार्थक और शुभ रहा। यहाँ पे कभी ने किसी प्रेयसी प्रेमिका को याद नहीं किया, किसी भी चीज़ को याद कर लिया। मतलब कि यहाँ पे कोई एक नायक या नायिका का चित्रण नहीं हुआ है, बस एक आदर्श को याद किया गया है, प्रकृति को याद किया गया है। ठीक है, आगे है कि कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाएं, कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाएं।
कवि कहता है कि कितनी ही अकेली सुनसान रातों में मैंने तुम्हारे स्मरण में या तुम्हारी उपस्थिति में आसमान के तारों को दीपक की तरह देखा है, जैसे वे मेरे अंधकार को रोशन कर रहे हो। वो उस टाइम में याद करते हैं कि जब वो मेरे साथ थी या उनके साथ नहीं भी थी, या उनके साथ था, कोई उनका मित्र हो सकता है, ठीक है, तो उनके साथ था या उनके साथ नहीं भी था, लेकिन जब वो साथ थे तो उनकी याद में या जब उनके साथ थे तो वो आसमान के तारों को दीपक की भांति देखा करते थे। फिर आपका है कि स्वर्गांगी की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए, मैंने तुम्हारी भक्ति या प्रेम में उस दिव्य धारा में अपने उज्जवल भावों, समर्पण और प्रेम को अर्पित किया, जैसे श्रद्धा से भरे उपहार। उन्होंने अपना सारा प्रेम, सारी श्रद्धा उसमें समर्पण कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, जिसमें लिखा है कि गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे। कवि कहते हैं कि यहाँ मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी कि मेरे प्रियतम स्वयं झुककर मुझसे मिलने आए हैं। यह दर्शाता है कि शायद प्रिय की स्थिति ऊंची है, सम्मानजनक और श्रेष्ठ है, और उनका मेरे पास आ जाना मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। ठीक है, मैं इटला उठा अंकिंचन देखे जियो स्वप्न सवेरे। मैं तो एक तुच्छ सामान्य व्यक्ति हूँ, पर जब तुम मिले तो मैं गर्व से भर गया, जैसे कोई सपना अचानक सुबह सुबह साकार हो गया हो। यह प्रेम में आत्मसम्मान की अनुभूति होती है। ठीक है, तीसरा आपका कि मधुर आका मुस्कुराती थी पहले देखा जब तुमको। व्याख्या इसमें है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा मानो पूर्णिमा की रात यानी चांदनी की रात भी मुस्कुरा रही हो। वातावरण में प्रेम, कोमलता और सौंदर्य भर गया हो जब उन्होंने उनको देखा था। फिर आगे है कि परिचित जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कि हम एक दूसरे को जानते हो, यानी कि एक दूसरे से पहले भली भांति परिचित हैं, जैसे कोई आत्मा की पहचान हो या जन्मों का संबंध हो। वह पहले ही मुलाकात में गहराई का अनुभव हुआ, जैसे हमें कोई एक बहुत अच्छा दोस्त मिल जाता है जिससे हमें लगता है कि हाँ शायद पहले से हमारा कोई संबंध रहा होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से। कवि कहते हैं कि जैसे पूर्णिमा की रात समुद्र का परिचय कराती है, यानी कि जैसे पूर्णिमा की रात है, समुद्र में चांद, जब पूर्णिमा की रात होती है तो समुद्र में चांद का जो पूरा रूप होता है वो उभर कर आता है, उसी प्रकार एक सुंदर मिलन दृश्य बनता है, शांत, दिव्य और भावनाओं से भरपूर। तो यहाँ पे चंद्रमा और समुद्र के मिलन को उन्होंने एक दोस्त से मिलन के बताया है, एक माँ से एक बेटे का मिलन बताया है। ठीक है, तो एक इसमें कोई भी नायक नहीं है, कवि ने किसी को भी मान लिया है, आप जिसे भी आपका प्रिय हो उसको आप मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कि ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से। चंद्रमा की किरणें ऊपर से उतरती हैं और समुद्र की लहरों से गले मिल जाती हैं। जो चंद्रमा की किरणें होती है ऊपर से परछाई दिखाई देती है, और क्या होती है, समुद्र की जो लहरें होती हैं उनमें से मिल जाती हैं। यह दृश्य मानो प्रेम का आलम्बन है, प्रकृति में प्रेम का सजीव रूप देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रकृति का चित्रण कितना सौंदर्य, उनका सुंदर रूप दिखाया गया है। फिर आपका है कि मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को। कभी उस मनोहर दृश्य को बिना पलक झपकाए निहार रहे हैं, वह उसमें डूब गए हैं। उनकी आत्मा आंखों के जरिए उस छवि को पी रही है, यानी कि उनकी आत्मा आंखों के जरिए इतना उनको देख के बिल्कुल तृप्त हो गए हैं। फिर आपका आगे है कि प्रतिभा डाली पर भर लाता कर देता दानसू कवि को। इस दृश्य को देखकर कवि के मन में इतनी अधिक काव्य प्रतिभा भर जाती है कि वो उसे भर कर लाता है, और वो फिर उस दिव्य प्रेरणा को काव्य सृजना के रूप में श्रेष्ठ कवियों को अर्पित कर देता है। यानी यह दृश्य केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि सृजनात्मक प्रेरणा भी देती है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि कवि चंद्रमा और समुद्र के मिलन को देखकर मोहित हो गया है। उस दिव्य सौंदर्य से इतनी प्रेरणा मिलती है कि वह उसे कविता के रूप में रूपांतरित कर श्रेष्ठ कवियों को समर्पित कर देते हैं। यानी जो दृश्य उन्होंने देखा उन्होंने कविता की लाइन उसमें बना दी। कविता में प्रकृति, प्रेम, कला का अद्भुत संगम दिखाया गया है। ठीक है, आगे है कि निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुंज माया में। कवि कहता है कि जैसे झरना कोमलता से बहती है वैसे ही इसमें देखिए यहाँ कविता प्रकृति, प्रेम और आध्यात्मिक भाव की सुंदर अभिव्यक्ति है। इसमें कवि ने ऐसे समय और स्थान का चित्रण किया है जहाँ सब कुछ मुरझाया हुआ है, पतझड़ का मौसम है, फूल नहीं है, लेकिन तब प्रिय का आगमन होता है और उसके साथ ही चेतना, सौंदर्य और नवजीवन का संचार होता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में। कवि कहते हैं कि जैसे झरना कोमलता से बहता है वैसे ही मधुर शांत अनुभूति माधवी लताओं की छाया में होती है। यह वातावरण बहुत ही संगीतमय और शांत तथा सुंदर था, जैसे कोई दिव्य स्थल हो।
झरना जो होता है बहुत कोमलता से बहती है, लेकिन जो वहाँ पे लताएं होती हैं, है ना, उसकी छाया में, यानी कि जो वहाँ पे लताएं होती हैं उसकी छाया में बहुत सारे छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं या जंतु होते हैं वहाँ पे रहते हैं। चेतना बही जाती थी वो मंत्र मुग्ध माया में। उस वातावरण में मन चेतना सब कुछ जैसे बहता चला जाता था। कोई मंत्र मुग्ध कर देने वाला माया वहाँ व्याप्त थी, जिसमें व्यक्ति खो जाता था। यह प्रकृति प्रेम का समूह था, यानी कि उस सुंदर दृश्य को देख के, झरने का बहना, पतली सी लताएं जा रही हैं, उस प्रकृति को देखकर कभी क्या हर किसी का मन मोह जाएगा। पतझड़ था, झाड़ सखे थे, खड़े थे सूखी सी फुलवारी में। कभी बताता है कि उस समय जीवन में पतझड़ था, यानी आशा, सौंदर्य, जीवन का रस समाप्त हो चुका था। यहाँ पे उन्होंने जीवन और प्रकृति दोनों को एक साथ मिलाया है। पेड़ों की केवल सूखी टहनियां बची थी, फूल नहीं थे। यह स्थिति अंतर मन के खालीपन को भी दर्शाता है। याद रखिएगा, उन्होंने सिर्फ अपने उस सूखेपन की बात, जिंदगी के सूखेपन की बात की है, और साथ ही उन्होंने उस पतझड़ से उसका क्या किया है, उदाहरण दिया है। किसले नौ कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में, इसी उजड़े हुए समय में तुम आए, और तुम्हारे साथ ही 9 पत्तियां और फूल उस मुरझाई क्यारी में बिछ गए। यानी कि किसी दोस्त का आना, किसी प्रेमिका का आना, किसी मित्र का आना, माँ बाप का आ जाना, किसी एक माँ के लिए उस बेटे का आ जाना। इन्होंने किसी एक को, मैंने पहले ही बता दिया आपको, कोई भी इसमें नायक या नायिका नहीं है। उन्होंने किसी में भी एक प्रियतम को मानकर उसको इस कविता की रचना की है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जैसे ही वो आए तो चारों तरफ कलियाँ खिल गई, फूल खिल गए। ठीक है, तो जीवन में बसंत ले आए। यह प्रेम की पुनरुत्थानकारी शक्ति है, यानी कि उस प्रेम की को दर्शाता है। कभी एक, अब इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कभी एक ऐसे समय को याद करता है जब जीवन सूना, मुरझाया और निराश था, लेकिन जब प्रिय व्यक्ति का आगमन हुआ तो सब कुछ बदल गया। प्रकृति में, हृदय में, चेतना में प्रेम ने जीवन को फिर से रंगों और सौंदर्य से भर दिया। कविता प्रकृति के माध्यम से प्रेम और आशा की गहराई को दर्शाती है। आगे हम चलेंगे कि शशि मुख पर घूंघट डाले। इसमें कहते हैं कि उसका चेहरा चंद्रमा की तरह उज्जवल और कोमल है, और उसने उस पर घूंघट डाल रखा है। यह दृश्य बहुत ही लज्जाशील सौंदर्य और सांस्कृतिक शालीनता को दर्शाता है। अंचल में चपल चमक सी, उस अंचल में कुछ चंचल और चमकती हुई रोशनी सी प्रतीत होती है। यह उसकी आभा, सौंदर्य या शायद गहनों की चमक हो सकती है। यह नारी सौंदर्य की लावण्यता का चित्रण है। ठीक है, आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। उसकी आंखों में, पुतलियों में एक रहस्यमय मनोहर श्याम की झलक है। शायद यह प्रेम का प्रतिबिंब है। यहाँ यह कृष्ण जैसे दिव्य प्रेमी की उपमा हो। उसकी आंखों में भावना की गहराई और आकर्षण है, यानी कि उनकी जो आंखें बहुत ही आकर्षण है। जब उसमें कोई देखता है तो वो बिल्कुल खो सा जाता है। प्रतिभा में सजीवता सी बस गई सू छवि आंखों में। वह केवल एक सुंदर मूर्ति जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें जीवन था, भाव थे, चेतना थी। उस छवि इतनी सुंदर और प्रभावशाली थी कि वह आंखों में बस गई, यानी कि अब उसको वो अगर याद भी करते हैं, यानी कभी वो भूल नहीं सकते। ऐसी छवि थी, उन्होंने किसी को देखा था, जो उनकी छवि थी वो बहुत ही प्यारी थी। ठीक है, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। उसे मिलकर हृदय में एक ऐसी भावना अंकित हो गई जो लाखों लोगों में किसी से भी नहीं हुई थी। वह एक अलभ्य, विशिष्ट और अविस्मरणीय व्यक्तित्व थे जिसने हृदय पर स्थायी छाप छोड़ी। यानी हम कभी कभी किसी एक ऐसे इंसान से मिल जाते हैं जिसको हम हमेशा याद रखते हैं, कभी भूलने लायक नहीं, वो इंसान नहीं रहता है। तो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं। ठीक है, भावार्थ में बोला जाए तो कवि ने एक ऐसी स्त्री का चित्र खींचा है जो बाहर से सौंदर्य और लज्जा की प्रतिमूर्ति है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई, जीवन और दिव्यता है। वह किसी साधारण सुंदरता से बहुत ऊपर है। एक ऐसी छवि जो मन में उतर जाए, हृदय को छू जाए, और जिसकी स्मृति कभी फीकी ना पड़े। आगे हम चलेंगे कि माना की रूप सीमा है सुंदर तव चीर यौवन में। आगे कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारा रूप यौवन अपनी पराकाष्ठा है, पर तुम रूप और यौवन की परिभाषा हो। यानी कि वो बहुत सुंदर है, वो उनकी जो रूप है, उनका जो यौवन है, वो सुंदरता की एक पराकाष्ठा है, लेकिन वो उसको एक वो परिभाषा मान रहे हैं सुंदरता की। पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में, लेकिन तुम्हारा सौंदर्य केवल आंखों से देखने की वस्तु नहीं था। तुम मेरे असीम मन, मेरी आत्मा, मेरे अंतरिक्ष में समा गए थे। यानी प्रेम केवल बाह्य नहीं, आध्यात्मिक और आत्मिक भी था। ठीक है,
तो वो जो उन्होंने देखा था, उनसे जो प्रेम हुआ था, वो सिर्फ बाह्य नहीं, वो आंतरिक प्रेम भी था। लावण्य सैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी, तुम्हारे सौंदर्य के यानी कि सुंदरता के पर्वत के आगे मैं तो राई की कण जितना भी नहीं हूँ। यानी वो इतनी सुंदर है कि कभी उनको अपने आगे कुछ भी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे एक जो कण होता है उतना भी सुंदर नहीं हूँ मैं तुम्हारे आगे, फिर भी मैं उस पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। यह पूर्ण समर्पण आश्चर्य मिश्रित सदा है। यानी कि उनकी सौंदर्यता को देखकर जो कवि हैं वो बिल्कुल ही मुग्ध हो गए हैं उन पर। उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। तुम्हारे रूप में केवल सौंदर्य नहीं बल्कि कलात्मक सुंदरता है जो मन की गहराई से छूती है। नयन प्रिय ही नहीं, हृदय प्रिय भी है। यह भाव और सौंदर्य का संपूर्ण संगम है। आगे चलते हैं हम कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। कभी पूछता है कि ऐसा कौन है जिसने चांद की यानी कि विधु को काली जंजीरों से बांध दिया। यह नारी की काली जुल्फों या गहरी आंखों का रूपक है जिनमें चंद्रमा सा उज्जवल पुरुष या सौंदर्य बंद कर रह जाता है। यह सौंदर्य की शक्ति का प्रश्नात्मक चित्रण है। आगे कहते हैं कि मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। यहाँ कवि संभवतः स्त्री की सुंदर मोतियों जैसे दांतों की ओर संकेत कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जिन सर्पों के मणि जैसे फन होते हैं उनके मुंह में हीरे क्यों भरे होते हैं। यह एक अलंकारिक प्रश्न है जो स्त्री की सौंदर्य की चमत्कारी कल्पना है। उन्हें किस प्रकार के अल्फाज इसमें यूज किए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, काली आंखों में कितनी यौवन के मत की लाली। कभी कहते हैं कि उस स्त्री की काली आंखों में जवानी का नशा है और इतना है कि उनमें एक ललिमा झलकती है, जैसे उसमें प्रेम, आकर्षण, उत्तेजना की तरंगे हैं। यह नेत्रों की चंचलता और मोह का चित्रण है। यानी कि जब उनकी आंखें बिल्कुल हिरन की जैसी हैं, चंचलता इतनी है कि जो लोग उनको एक नज़र देखे तो उसमें मोहित हो जाएं। मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। यह एक अत्यंत सुंदर रूपक है। कभी कहता है कि नीली आंखों यानी नीलम जैसी प्याली में किसने प्रेम वासना की लाल मदिरा भर दी। यह नजरें इतनी नसीली और मोहक क्यों है। यानी कि उनको आंखों को देखकर वो इतनी आंखें नसीली हैं उनकी इसमें कविता में एक आश्चर्य, आकर्षण और स्तुति का रूप है। इसमें क्या है कि यह सब मिलकर नारी की सौंदर्य माया को चमत्कारिक रूप से उभार रहे हैं। आगे है कि तिर रही अतृप्ति जलाधि में। इसमें कहते हैं, कभी कहते हैं कि अतृप्त यानी असंतोष है, अधूरी तृष्णा, इच्छाएं समुद्र में बह रही है। यहाँ समुद्र को अहंकार या अंतहीन इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है जिसमें हमारी अधूरी तृष्णा बहती है। इसका मतलब यह है कि हमारी चाहतें और आकांक्षाएं समुद्र की तरह लहरों जैसी कभी शांत नहीं होती, क्योंकि इंसान जो होता है उसकी चाहते या उसके जो आकांक्षाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती ही जाती हैं चाहे कितना भी मिल जाए। नीलम की नाव निराली। कवि कहते हैं कि उस अद्वितीय यात्रा को नीलम की नाव पर तिराया जा रहा है। यह नाव एक दिव्य अमूल्य यात्रा को दर्शाती है। यानी कि एक ऐसा नाव जो किसी को ना मिले लेकिन एक स्पेशल इंसान को मिले जो कि उसको एक उसकी जो यात्रा है जहाँ तक वो जाना चाहता है वहाँ तक वो ले जाए, जो हमारे मन और आत्मा की यात्रा है। नीलम की नाव अद्वितीय है। जैसे हर व्यक्ति की अपनी यात्रा भी अद्वितीय होती है, यह भावनाओं और आत्मा के अद्वितीय सफ़र की उपमा है। जैसे आत्मा जो है यहाँ का नहीं है, आत्मा जो है मर जाता है इंसान तो उसकी जो शरीर है आत्मा चली जाती है, तो वैसे ही सफ़र यहाँ पे दो सफ़र यहाँ पे दिखाए गए हैं। काला पानी वेला सी है अंजन रेखा काली। कभी कहते हैं कि जैसे काला पानी की लहरें अंधेरे पल में हमें घेर लेती हैं, वैसे ही काली अंजन यानी कि काजल की जो रेखा है वो आंखों में होती है, गहरे दुख और आकर्षण का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ जीवन की संघर्षपूर्ण क्षणों और आध्यात्मिक अथवा प्रेम के अंधकार का चित्रण किया गया है। अंकित पर छितिल पटी को तुलिका बरौनी तेल। कभी कहते हैं कि तुम्हारी कड़ी जो तुम्हारी चित्रकला या अस्तित्व का प्रतीक है, आकाश के क्षितिज पट्टी पर अपनी चित्रकला से अंकित कर दिया। यहाँ प्रेम और कला और जीवन का रूपक है जिसमें प्रेमी के अस्तित्व और कला ने पूरी दुनिया में एक निशान छोड़ा है जो कला ब्रश से आकाश पर चित्रित हो। आगे कहते हैं कि कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितोरी। कभी यह बताता है कि कितने घायल हृदय के ऊपर तुम्हारी कला, तुम्हारी छवि चित्रित हो गई है। तुम उस कला की चतुर चितोरी हो जो दूसरों के दुख और भावनाओं को बारीकी से महसूस कर चित्रित करती है। यानी कि वहाँ पे जो इंसान अंदर से परेशान है वो उनको भी समझकर उसको भावनाओं को समझते हैं और वहाँ पे उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ प्रेमी और कला के माध्यम से रिश्तों के दर्द और नुकसान का चित्रण किया गया है। आपको एक इसमें बता दूं कि कविता में कवि ने प्रेम, दर्द, आत्मिक यात्रा के माध्यम से जीवन के अधूरेपन और अंतहीन इच्छाओं का चित्रण किया है।
नीलम की नाव से लेकर काला पानी, वेला और अंजन रेखा तक कवि ने प्रेम और जीवन के अनोखे पहलुओं को आध्यात्मिक कला और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे है कि कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा। कवि कहता है कि गालों पर हल्की सी मुस्कान या स्मित रेखा है जो बहुत मासूम और सरल लगती है। यहाँ पर बाहरी मासूमियत का चित्रण किया गया है, जैसे लड़की अपने चेहरे पर एक सहज और प्यारी मुस्कान रखे जो एकदम मासूम लगती है। यहाँ पे लड़की का भी हो सकता है कि अगर लड़का एक हल्की सी मुस्कान रखे अपने चेहरे पे तो क्या लगता है, वहाँ पे वो मासूम लगता है। लेकिन आगे हम बढ़ेंगे इसमें कि जाने गा वो ही कुटिलता जिसमें भाव में बल देखा। कवि कहता है कि केवल वही व्यक्ति कुटिलता या चालाकी को पहचान सकता है जो भौहें में हल्के से बल को देखे। देखिए, चालाकी और जो कुटिलता होती है आसानी से पहचानी नहीं जा सकती, लेकिन जो चालाक होते हैं वो एक भौहें को, जो अगर भौवा भी किसी का तिरछा हो, भौं जो हमारे आईब्रोज होते हैं वो भी कोई तिरछा कर ले तो भी सामने वाला समझ जाता है जो चालाक होता है। और ये आंतरिक चालाकी का संकेत है जो उस मासूम मुस्कान के पीछे छुपी हो सकती है। कभी यह इंगित करता है यहाँ पे कि कभी कभी बाहरी मासूमियत में भी कुछ चतुराई और कुटिलता छुपी होती है। ठीक है, विद्रुम सिपी संपुट के मोती के दाने कैसे। कवि कहता है कि जैसे सिपी के खोल में मोती रहते हैं वैसे ही खूबसूरत या मूल्यवान चीज़ें कभी कभी छुपी होती हैं। यहाँ पर कवि यह कह रहा है कि विदुम मोती जो कीमती है सीपी के भीतर बंद होते हैं, जिसका संकेत है कि अंदर की असली सुंदरता या मूल्यवान गुण कभी कभी छिपे होते हैं। यहाँ कवि बताते हैं कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है जो छिपा होता है, लेकिन समय आने पर वो उस गुण को निखारता है और उसका प्रयोग करता है हंस न सुख यह फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसी। कवि कहता है कि एक हंस और एक तोता, यानी सुख का मतलब तोता होता है, साफ फर्क दिखता है। हंस जो है वो शांति का प्रतीक है, लेकिन जो तोता है वो कभी कभी चालाकी करता है या नकल करता है। कभी कहता है कि हंस नहीं सुख है या तो फिर चुगने की मुद्रा क्यों। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो दिखता तो मासूम है लेकिन वो अंदर से चालाक हो सकता है, जैसे तोता जो नकल करता है या किसी चीज़ को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। इसमें लास्ट में देखिए कहा गया है कि चालाकी या कुटिलता को पहचाना केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो गहरी नज़र रखता हो। सौंदर्य सत्ता का खेल है जहाँ केवल बाहरी छवि से सब कुछ नहीं समझा जा सकता। आगे है आपका कि विकसित सरसित बन वैभव मधु उषा के अंचल में उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। विकसित सरसित वन वैभव मधु उषा के अंचल में कभी प्रकृति के सौंदर्य और विकसित वन को सुंदर और ताजगी से भरा हुआ वर्णित करता है। सुबह की मधुर रोशनी, यानी कि सुबह जब सूर्य उदय होता है तो वन प्रकृति अपने पूर्ण वैभव में खिलते हैं, यानी कि वो जब लालिमा पड़ती है तो बिल्कुल इतना सुंदर दिखता है। यह पंक्ति एक सुंदर प्राकृतिक चित्र प्रस्तुत करती है और यहाँ पे कवि ने मनुष्य और प्रकृति की एकता और सौंदर्य का अनुभव कराया है। उपहास करावे अपनी जो हंसी देख ले पल में। कवि कहता है कि जो मनुष्य या परिस्थितियाँ इस सुंदरता की ओर ना देख पाते हैं वे हंसी उड़ा सकते हैं और उपहास कर सकते हैं, मगर वास्तव में हंसी में जीवन की गहरी सार्थकता और राग है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य और मानव जीवन के संबंध को समझाया गया है। कविता में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है जिसमें मौन सुंदरता को देखा जाता है, ना कि केवल हंसी के या उपहास के रूप में। मौन जो सुंदरता होती है बहुत अच्छी होती है, केवल हंसी को जो ठाके मार के हंसते हैं वो अच्छा होता है, लेकिन लोग उसको कभी कभी उपहास भी बनाते हैं। मुख कमल समीप सजे थे जो किसलय के पुरैन के। कवि ने एक संगीत और गहरी छवि का निर्माण किया है जिसमें मुख कोमल और किसलय के द्वारा रूपक द्वारा सुंदरता को व्यक्त किया गया है। यहाँ पर कवि युवा अवस्था और प्रेम की कोमलता को उपमाओं के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। मुख कोमल, जैसे चेहरे के पास दूसरी कोमल चीज़ें सजी होती हैं जो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक बनती हैं। आगे आपका कि जल बिंदु सहज ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। कभी कहता है कि जैसे जल की बूंद जो शुद्ध और ठहरी हुई होती हैं, जो की सुंदरता कोई समय की स्थिरता नहीं होती, जो बारिश की बूंदें होती हैं या जो जल की बूंदें होती हैं शांत और ठहरी होती हैं, वैसे हमारे कान वैसे क्यों नहीं होते हैं? वो हमेशा दुख और बुराई क्यों सुनना चाहते हैं? ये एक रहस्यमय प्रश्न है। ठीक है, सुख की अवस्था को व्यक्त करते हैं। जो आध्यात्मिक शांति होती है वो सुख की अवस्था को व्यक्त करता है, यानी कि अगर किसी में अध्यात्म शक्ति है तो हमेशा सुखी रहेगा, वो परेशान नहीं रहेगा। जल बिंदु की स्थिरता और कानों के दुख के अभाव का संबंध आध्यात्मिक शांति और आनंद से है। यहाँ पर कवि यह संकेत करता है कि एक सुखी और शांत जीवन में दुख का कोई भी स्थान नहीं होता है। कविता में प्रकृति के सौंदर्य और मानव जीवन
मानव जीवन के भावनात्मक अनुभव को जोड़ते हुए कवि ने जीवन की नश्वरता और मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया है। प्राकृतिक सौंदर्य को मानव जीवन के साथ जोड़ते हुए कवि यह दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि कवि जो हैं वो प्रकृति से भरी हुई शांति और सौंदर्य में हमें दुख और उपहास के ऊपर उठने का रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ कविता एक दर्शन दर्शन है जो हमें आध्यात्मिक शांति और प्रेम और सत्य के गहरे अर्थ से अवगत कराती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप इसे पढ़िए। धन्यवाद।